नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार जी के भाई जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, पेपर लिए जा रहे हैं विभिन्न टेक्निकल पोस्टों के के अंदर जो हरियाणा और इंडिया जीके के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। यानी आज से पहले आपकी 5 क्लासें आ चुकी हैं, आज जो आपकी रहेगी 6 नंबर क्लास रहेगी। उन क्लासों के प्रति आपसे बच्चों का बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है, ठीक है भी। और आपसे बच्चों को मैं बता देता हूँ, जनवरी 2020 से लेके और मई 2000 यानी जून 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर आपको करवाई हुई है, और उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई जीनियस सुभाष सर पर मिलेगी, ठीक है। इसलिए किसी बच्चे ने अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो जीके बाई जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, ताकि पीडीएफ मिलने में उनको ठीक है मिल सके भी। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी निम्नलिखित में से किसने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है भी। सीडीएस का जैसे जिक्र किया है, अभी किसका जिक्र किया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जैसे जिक्र किया, ठीक है। सीडीएस ही बोलते हैं इसको, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, जनरल दलवीर सिंह है, जनरल विपिन रावत है, या फिर जनरल वीके सिंह है। तो जनरल वीपी रावत जो है, इन्होंने आपको ध्यान होना चाहिए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य ग्रहण किया, ठीक है भी। यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने अपने जो सबसे प्रथम जो बार बने हैं भारत के, वो जनरल विपिन रावत। पूर्व आर्मी चीफ भी रहे हैं अभी, ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। पूर्व आर्मी चीफ भी रहे हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार जो संभाला है, यानी पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने वो जनरल विपिन रावत बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जैसे जिक्र करते हैं ना, किस मंत्रालय के अधीन आता है, आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। रक्षा मंत्री कौन है, अभी आपके जिक्र करें तो राजनाथ सिंह, ठीक है भी। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है भारत सरकार में, राजनाथ सिंह है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जब हम जिक्र करते हैं ना, इस पद का सृजन तो किया गया था 1982 में, ठीक है भी। यानी इस पद का सृजन कब किया गया था, 1982 में किया गया था। परंतु जनरल विपिन रावत की जो नियुक्ति हुई थी वो 1 जनवरी 2020 को, ठीक है भी। यानी जनरल विपिन रावत की जो नियुक्ति हुई है ना, वो 1 जनवरी 2020 को हुई है। गठन कब हुआ था, इस पद का सृजन हुआ था 1982 में। इतने वर्ष बाद क्या है, 1 जनवरी 2020 को जनरल विपिन रावत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्ति हुई है, ठीक है भी। एक चीज़ आपको और भी ध्यान होना चाहिए, गठन कब किया गया था, जैसे 1 जनवरी 2020 को तो इनकी नियुक्ति हो गई थी, 24 दिसंबर 2019 को क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था, ठीक है भी, इस पद के लिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। कितने समय के लिए बनते हैं भी, तो समय का जैसे जिक्र करें तो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ठीक है भी। यानी 3 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, या फिर उनकी रिटायरमेंट की जो आयु है, सेवानिवृत्त की आयु कितनी है, 65 वर्ष है, ठीक है भी। अगर 65 वर्ष हो जाती है तो 3 वर्ष की कोई कंडीशन नहीं, 3 वर्ष से पहले ही उसको अपने पद से पद मुक्त होना पड़ता है, ठीक है भी। और 65 वर्ष ना हो तो वो 3 वर्ष तक क्या रह सकता है, इस पद के ऊपर रह सकता है। नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रपति चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का जैसे जिक्र करें तो ये वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है भी, ठीक है भी, थल सेना अध्यक्ष। तो वर्तमान में थल सेना जो अध्यक्ष है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। जनरल दलवीर सिंह भी थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, और वीके सिंह भी क्या रह सके, थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। और जनरल वीके सिंह जो है ना, वो वर्तमान में केंद्र के अंदर क्या है, केंद्र में मंत्री है, बीजेपी की पार्टी से संबंध रखते हैं जनरल वीके सिंह का जैसे जिक्र करें। और नागरिक उड्डयन मंत्री भी है, ठीक है, राज्य नागरिक उड्डयन मंत्री जो वर्तमान में केंद्र सरकार के अंदर, वो जनरल वीके सिंह है। तो इस तरीके से आप क्या करना, इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करनी, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है भी। यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है, जो खालिस्तान में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है, जो खालिस्तान में स्थित है। लद्दाख संघ शासित प्रदेश,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सब बच्चे जानते ही ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित आपकी हिमाचल प्रदेश, एचपी का जैसे जिक्र करते हैं ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी स्थित है। कौन सी? अटल सुरंग। दूसरा नाम क्या है अटल सुरंग का जैसे जिक्र करें तो दूसरा नाम अटल सुरंग का है रोहतांग सुरंग भी। ठीक है भी, क्या नाम है इसका? रोहतांग सुरंग। बाद में इसको नाम दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग बाद में नाम दिया गया था, पहले इसका नाम क्या था? रोहतांग सुरंग था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। आम जनता के लिए जो खोला गया है ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, यानी आम जनता के लिए जो इसको खोला गया था, कब खोला गया था? 3 अक्टूबर 2020 को। ठीक है भी, 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया था वर्तमान जो आपके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के लिए द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी लंबाई पूछी जा सकती है भी, ये कितनी लंबी है? तो लंबाई का जैसे जिक्र करें तो 9.02 किलोमीटर लंबी है। ठीक है भी, 9.02 किलोमीटर लंबी है। यानी बहुत सी दूरी को कम, लगभग 4-5 घंटे के सफ़र को कम करने का क्या किया है इस सुरंग ने? काम किया है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है आपकी अटल सुरंग और रोहतांग सुरंग। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ये आपको क्लियर होना चाहिए भी। ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है आपकी। कौन सी? अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? हरियाणा साहित्य संस्कृत अकादमी है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी है, हरियाणा उर्दू अकादमी है, या फिर हरियाणा हिंदी अकादमी के द्वारा। तो एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो महर्षि वाल्मीकि जो पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है भी, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद व्यास पुरस्कार का जैसे जिक्र करें तो वेद व्यास पुरस्कार भी किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। ठीक है, बाण भट्ट का भी जैसे जिक्र करो तो बाण भट्ट पुरस्कार जो दिया जाता है ना, बाण भट्ट पुरस्कार, तो बाण भट्ट पुरस्कार भी किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है? आपकी हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। ठीक है, 3 याद करने आपको यहाँ पर। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार इस अकादमी द्वारा दिया जाता है, वेद व्यास पुरस्कार इस अकादमी के द्वारा दिया जाता है, और बाण भट्ट पुरस्कार जो है बाण भट्ट, तो बाण भट्ट पुरस्कार भी किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करें उर्दू जो हरियाणा उर्दू अकादमी है इसके द्वारा कौन सा दिया जाता है? हाली पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। उर्दू क्षेत्र में दिया जाता है हाली पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। ठीक है भी, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। इसके बाद में जैसे पंजाबी साहित्य हैं तो पंजाबी साहित्य के द्वारा भी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार। हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार दिया जाता है पंजाबी साहित्य के द्वारा। और भाई संतोख सिंह पुरस्कार भी, भाई संतोख सिंह पुरस्कार और संत चरण सिंह बाहिनी पुरस्कार भी इसके द्वारा दिया जाता है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट से आपकी क्या है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाल ही वाला जरूर याद रखना, हाल ही जो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? राजस्थान में, झारखंड में, या फिर आंध्र प्रदेश, या उपयुक्त में से कोई नहीं भी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपको क्लियर होना चाहिए, सरिस्का जो है वो राजस्थान में भी। कहाँ पर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है? कब स्थापित किया गया था? 1955 में। कहाँ पर है? राजस्थान के किस जिले में है ये? अलवर जिले में। किस जिले में? आपके अलवर जिले के अंदर है। किसके लिए फेमस है ये सरिस्का? आपको ध्यान होना चाहिए, बाघ। ठीक है भाई, बाघ अभ्यारण्य है भी। क्या है ये? बाघ है अभ्यारण्य। तो सबसे पहले क्या पढ़ना? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में? अलवर जिले में। कब स्थापित हुआ था? 1955 में स्थापित हुआ था। और किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? ये बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। राजस्थान में और भी है भी, जैसे रणथंभौर का आप जिक्र कर सकते हो। क्या है? रणथंभौर। तो रणथंभौर जो रहेगा वो भी राजस्थान के अंदर रहेगा। और राजस्थान में आपका केवलादेव भी है। ठीक है भाई, केवलादेव जो है ये भरतपुर जिले में, किस जिले के अंदर है? भरतपुर जिले में है। भरतपुर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। ठीक है, तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भरतपुर में जो आपका है केवलादेव
अभ्यारण्य है भी। ये चीज़ भी आपको क्लियर, क्योंकि राजस्थान में ये पूछे जाते हैं। केवलादेव और सरिस्का जो है ना, ये यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा अधिकृत है भी। यूनेस्को मैंने कई बार आपको बताया ना, यूनेस्को द्वारा अधिकृत है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। यूनेस्को मैंने बताया ना, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा क्या है, ये आपके अधिकृत है। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में आप जैसे वस्त्र का जिक्र कर सकते हो, कौन सा है, वस्त्र अभ्यारण्य है। ये चीज़ भी आप क्लियर करो। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र और पहले डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है भी। ठीक है भैया, भारत का एकमात्र और पहले डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थापित है, तो सोनीपत के अंदर। कहाँ पर है ये आपका, सोनीपत में। गुरुग्राम, रेवाड़ी, ठीक है, जो दे रखे है, तो ये कहाँ पर स्थित है आपका, सोनीपत जिले में। ठीक है, सोनीपत में आपको ध्यान होना चाहिए। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी, भगत हैं फूल सिंह। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया हाल ही के जो पेपरों में भी, महिला विश्वविद्यालय उसको कौन सा नाम दिया गया था, तो भगत हैं फूल सिंह नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवंशिकी संस्थान है भी। ठीक है भी, यानी निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवंशिकी संस्थान है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल या फिर कुरुक्षेत्र में। तो ये करनाल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा आपका, करनाल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनडीआरआई का भी जैसे जिक्र करते हैं, एनडीआरआई, तो एनडीआरआई भी कहाँ पर है आपकी, वो भी करनाल में रहेगी। ठीक है भी, तो करनाल में राष्ट्रीय जीव आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है भी, करनाल। ठीक है, जो 1 नवंबर 1966 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। गुरुग्राम में जैसे जिक्र करें तो गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान है मानेसर के अंदर। ठीक है भी, मानेसर अभी आपको ध्यान होना चाहिए, नवनिर्मित क्या है आपका, नगर निगम है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनआईटी का जैसे जिक्र करें तो एनआईटी जो रहेगा आपका कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। एनआईटी जो रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में मूलत एक पवित्र धागा होता है जो एक कोड़ी एक सिक्के और सुपारी से बना होता है भी। मंडी होती है, मंडा होता है, चंदा होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका मंडा होता है भी। क्या होता है कि मंडा, यानी मूल रूप से एक पवित्र धागा होता है जिसमें एक कोड़ी होती है। ठीक है भी, मच्छी का जिसे आकार की एक कोड़ी होती है, एक सिक्का होता है, एक क्या होता है, सुपारी से बना होता है, तो वो क्या होता है आपका, मंडा होता है भी। क्या होता है कि मंडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है इंडो ब्रिटिश वास्तुकला का। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला के शताब्दी पुराना उदाहरण है, जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलब्ध में बनाया गया था। रानी विक्टोरिया का जैसे जिक्र किया है तो ये पिंजौर में है, करनाल में है, अम्बाड़ा के अंदर कहाँ पर स्थित है, तो ये जो रहेगा आपका विक्टोरिया जो मेमोरियल हॉल आपका करनाल के अंदर। कहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो रहेगा आपका करनाल के अंदर रहेगा। ठीक है भी, यानी रानी विक्टोरिया जो हरियाणा आई थी ना, उनके आने के उपलक्ष्य में क्या ये बनाया गया था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपसे विक्टोरिया जो है विक्टोरिया महल पूछे ना, विक्टोरिया महल, तो विक्टोरिया महल भारत में कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर भी। कहाँ पर है आपका, कोलकाता, यानी भारत में विक्टोरिया जो महल रहेगा वो कहाँ पर रहेगा आपका, कोलकाता के अंदर। ठीक है भी, विक्टोरिया महल जो रहेगा भारत में कहाँ पर स्थित है, कोलकाता के अंदर स्थित है। एक पार्क के अंदर ये क्या है, वो स्थित है। यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत से संबंधित बहुत से साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है भी, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। जॉर्ज पंचम आया था, उसके स्वागत के लिए क्या बनाया गया था, जैसे हम जिक्र करते हैं ना गेटवे ऑफ इंडिया, क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है भी, गेटवे ऑफ इंडिया जो रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, गेटवे ऑफ इंडिया ये बम्बई के अंदर। अभी कहाँ पर आपका, बम्बई के अंदर। इसीलिए से जैसे इंडिया गेट का हम जिक्र करें तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, इंडिया गेट जो रहेगा आपका, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है इंडिया गेट आपका, दिल्ली के अंदर। ठीक है भी, तो ऐसे आपके इंपॉर्टेंट से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपको कई क्वेश्चन भी करने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की एक खरीफ की फसल है भी। ठीक है, खरीफ की फसल का जैसे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की एक खरीफ की फसल है भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की एक खरीफ की फसल है,
मक्का है, बाजरा है, सरसों या फिर जूट का। तो आपको ध्यान होना चाहिए जो सरसों है ना खरीफ की फसल नहीं है, पूछा है अभी खरीफ की फसल है नहीं है, तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है आपकी, सरसों नहीं है अभी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया है भी फसलें जो होती है ना वो 3 तरह की होती हैं भी। एक तो रबी की फसल होती है भी, क्या होती है आपकी रबी की फसल होती है। एक खरीफ की फसल होती है, क्या होती है खरीफ की फसल। और एक क्या होती है आपकी जायद फसल होती है। ठीक है भी, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और एक है जायद फसल। ये 3 तरह की क्या होती हैं फसलें होती हैं। इसमें से अलग अलग तरह की आपके एचएसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है, निम्न में से जायद की फसलें कौन सी हैं। रबी को जैसे जिक्र किया है मैंने, रबी की जो फसल होती है, रबी को फसल को आमतौर पर आषाढ़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आषाढ़ी। ठीक है भी, तो आषाढ़ी के नाम से जाना जाता है वो रबी की फसल होती है। और सावणी के नाम से जो जाना जाता है क्या है, सावणी। तो सावणी के नाम से जो जाना जाएगा वो खरीफ की क्या होगी, फसल होगी। ठीक है भी, तो फसलों के महत्वपूर्ण जो प्रकार होते हैं वो 3 तरह की होती है, रबी, खरीफ और जायद फसल होती हैं। रबी की फसल को आषाढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। रबी की जो फसल होती है ना, रबी की, तो रबी की जो फसल रबी की फसल का जैसे जिक्र करते हैं, रबी की जो फसल बोई जाती है, अब बोने का समय आपको ध्यान होना चाहिए, काटने का आपको ध्यान होना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है भी रबी की जो फसल है, और मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। जैसे आप जिक्र कर सकते हो चना है भी, क्या है आपका, चना है। जौ का जैसे आप जिक्र करते हो, गेहूं का जैसे आप जिक्र करते हो, सरसों का जैसे आप जिक्र करते हो, क्या है सरसों। मटर का जैसे आप जिक्र करते हो, आलू का आप जैसे जिक्र कर सकते हो। ये आपकी कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। इसको आषाढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें, एक क्या होती हैं खरीफ की फसल होती है भी, क्या होती हैं खरीफ की। तो खरीफ की जो फसल है इसको किस नाम से जाना जाता है, मैंने बताया था सावणी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सावणी के नाम से भी जाना जाता है। और जून जुलाई के अंदर बोई जाती है। कब बोई जाती है, जून जुलाई के अंदर बोई जाती है। और अक्टूबर नवंबर में यानी 10वें 11वें महीने में क्या कर लिए जाते हैं, इनको काट लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सावणी के नाम से जाना जाता है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में क्या कर लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है। सावणी की जो खरीफ की जो फसल, प्रमुख जो फसल है वो कौन सी, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। जैसे आपका बाजरा है भी, ठीक है भी, अभी जो चल रही है ना वो आपकी कौन सी खरीफ की फसल है। बाजरा का जैसे जिक्र करते हो आप, मक्का खा रहे हो, मक्का, ठीक है। इसके अलावा कपास का जैसे जिक्र करते हो, अपने नरमा कपास बो रखी है, वो भी आप जिक्र कर सकते हो। चावल बोते हो भी, क्या है चावल भी, धान की जो फसल है वो भी आपकी खरीफ की फसल है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। बाजरा आपको ध्यान होना चाहिए, कम पानी का और मोटा खाद्य पदार्थ है, ये चीज़ भी आप क्लियर है कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। तो इस तरीके की क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भाई। और हरियाणा देखो एक कृषि प्रधान राज्य है भी, क्या है हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, ठीक है भी। और यहाँ की लगभग 86% भूमि पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। हरियाणा की लगभग 86% भूमि पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो भी, ठीक है। औसत वर्षा का जैसे जिक्र करें तो लगभग 45 सेंटीमीटर क्या होती है यहाँ पर औसत वर्षा होती है, ठीक है भाई। वार्षिक वर्षा का जैसे जिक्र करें ना तो औसत वर्षा होती है लगभग 45 सेंटीमीटर। शुष्क क्षेत्र है, ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। अधिकतर जो क्षेत्र है वो क्या है, इसका शुष्क क्षेत्र है। जायद फसल का जैसे मैंने जिक्र किया था, तो जायद फसलों के बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए भी। जायद जो फसल होती है, जायद फसल जो है ना रवि की कटाई के बाद है, ठीक है भाई। यानी रवि की जो कटाई होती है, रवि की कटाई के बाद, और खरीफ की जो फसल होती है उसकी बुवाई के बीच का जो समय जो कुछ बचा होता है उसमें हम कौन सी फसल लेते हैं, जायद फसल लेते हैं। जैसे ककड़ी का हम जिक्र करते हैं, अभी हमने लिया है ना, जैसे अभी चल रही है ककड़ी चल रही है। खीरा का जैसे जिक्र करते हैं, तरबूज आपने खाया होगा बहुत ज़्यादा, अभी तरबूज का जैसे जिक्र करते हैं। तो या चारा वाली फसल भी होती है इसके अंदर, चारा वाली फसल। तो ये कौन सी आपकी फसल है, जायद फसल है भी, ठीक है। तो इस तरीके के बड़े महत्वपूर्ण से क्या बनते हैं, आपकी क्वेश्चन बनते हैं। खास करके मैंने कई बार आपको बताया है इन चीज़ों के बारे में, जो हर एक फसल के उत्पादन के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र कर सकते हो भी बाजरा कहाँ पर होता है, सरसों या
जूट का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आपका एमएच महेंद्रगढ़ और भिवानी के अंदर होता है। ठीक है भी, एमएच महेंद्रगढ़ और भिवानी में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। बाजरा का जैसे जिक्र कर सकते हो आप। ठीक है, कपास का जैसे, बाजरा जो सबसे ज़्यादा होता है वो भी राजस्थान से सटा हुआ जो क्षेत्र है ना, भिवानी का जैसे जिक्र करते हैं तो भिवानी में सबसे ज़्यादा क्या होती है आपकी बाजरे की खेती होती है। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। मक्का भी जो है इसको कम पानी की ज़रूरत होती है और ख़ासकर हरियाणा में अम्बाड़ा का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, पंचकुला का जिक्र कर सकते हो, यमुनानगर कुरुक्षेत्र का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका मक्का होता है। वैसे दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र का जो मक्का होता है वो खाने में सबसे उत्कृष्ट होता है, स्वीट कॉर्न के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है भी, जूट हरियाणा के अंदर नहीं होती, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। जूट किस राज्य में होती है सबसे ज़्यादा? वेस्ट बंगाल में। किस राज्य में होती है सबसे ज़्यादा जूट जो होती है? वो वेस्ट बंगाल के अंदर होती है। ये चीज़ भी आप क्लियर है कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। खालिस्तान ने मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था। विकास यादव है या फिर विजेंद्र सिंह बेनीवाल है या गगन नारंग या पिंकी जांगड़ा? तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। विजेंद्र सिंह बेनीवाल जो है इन्होंने भारत के लिए सबसे पहले क्या जीता था? ओलंपिक पदक जीता था। किस क्षेत्र में? मुक्केबाजी में। ठीक है भाई, मुक्केबाजी के अंदर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, मुक्केबाजी में जीता है। किस में जीता है इन्होंने? मुक्केबाजी के अंदर जीता है। तो इस तरह के आपके बड़े महत्वपूर्ण से क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, HSSC के भी हाल ही के जो एग्ज़ाम लिए गए उन एग्ज़ामों के अंदर पूछे गए हैं और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। उन क्वेश्चनों के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ और भी जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भी, तो आज की क्लास में इतना ही भाई। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।